उठाओ उसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 थप्पड़ लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भगवान, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरा अनाथ है, 1-2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुनंदा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। उसे भी यही लगा था कि राजू जल्दी ही हवेली वापस लौट आएगा, लेकिन असल में राजू के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। राजू बस रोए जा रहा था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ बच्चों पर पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाते देखकर राजू को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल पहुंच गया, उसी आम के पेड़ के पास जहां से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यहीं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? राजू के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद राजू को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। शुक्रिया दोस्त। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकता हूँ? पहले जो मैं ले गया था वो सारे वहीं गिर गए जब मालकिन ने मेरा कान खींचा था। राजू के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे राजू के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया और फिर मजा आ गया। दोस्त, सच में अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। अब सब अच्छा है, खाने के लिए तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन घर तो अब भी नहीं है मेरे पास। घर के बारे में सोचकर राजू एक बार फिर से उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो। ये देखकर राजू घबरा गया और पेड़ से दूर जाकर खड़ा हो गया। तब राजू ने देखा कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, लेकिन जमीन पर गिरते ही एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने उसका अपना और एक बहुत ही प्यारा घर था जो कि उन्हीं पत्तों से बना था जो पेड़ से टूटकर नीचे गिरे थे। ये देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये घर तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। दोस्त, तुम तो सच में कमाल हो। इतना कहकर राजू उस पत्तों से बने घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर तो वो हैरान ही रह गया। उस घर के अंदर उसकी जरूरत की हर चीज थी और वो सब पत्तों से ही बनी हुई थी। राजू पत्तों से बने आरामदेह बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद भी आ गई। कई दिनों के बाद वो इतनी गहरी नींद में सोया था क्योंकि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वो अब अपने खुद के घर में था जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। दूसरी तरफ किशोरीलाल की पत्नी सुनंदा परेशान हो रही थी। उसने 3-4 दिन राजू का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने किशोरीलाल से कहकर अपने लिए नया नौकर रख लिया और इस तरह राजू के बारे में हर कोई भूल गया। कोई नहीं जानता था कि राजू कहाँ है और किसी को उसके बारे में पता करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। फिर कई सालों के बाद, हाँ भाई बरखुरदार, ये लो, ये रहे उस जमीन के कागज, बड़े जुगाड़ से हासिल किए हैं। घूस खिलाते खिलाते अपनी तो जेब ढीली हो गई। कोई बात नहीं पापा, आज अगर जेब कुछ ढीली हुई है तो कुछ टाइम बाद आपकी जेब छोटी पड़ने लगेगी। इतने पैसे होंगे हमारे पास, बस एक बार उस जंगल की जमीन पर हमारा होटल बनकर तैयार हो जाए। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि आखिर कब आएगा वो दिन। बस पापा, आज ही जा रहा हूं। पहले जंगल साफ कराना होगा तो शहर से टीम बुलाइए। सारे पेड़ काटकर जमीन साफ हो जाए, फिर करवा देंगे भूमि पूजन। ठीक, ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज वैसे भी मुझे कोई खास काम नहीं है। ठीक है पापा, बस 1 घंटे में चलेंगे। किशोरीलाल अपने बेटे विशाल के साथ अपनी खरीदी हुई जमीन के पास पहुंच गया। किशोरीलाल बहुत खुश था।
उसे तो अपने ख्यालों में जंगल के उन हरे भरे पेड़ों की जगह अपना आलीशान होटल भी दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर क्या कर रहे हो? काम शुरू क्यों नहीं करते? चलो जल्दी करो, आज ये वाला एरिया साफ हो जाना चाहिए, समझे? सर, हमें लगता है इस इलाके में कुछ आदिवासी रहते हैं। उनके रहते हम जंगल कैसे साफ करेंगे? क्या कहा? आदिवासी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ सिवाय इन पेड़ों के कुछ भी नहीं है। नहीं सर, यहाँ से कुछ दूर पत्तों से बना एक घर है, मैंने खुद देखा है उसे। हालांकि उसके अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन हमें डर है कि अगर वैसे ही घर और भी हुए तो यहाँ जरूर आदिवासियों का डेरा होगा और वो हमें कभी भी। ठेकेदार अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक सनसनाता हुआ नुकीला तीर आकर उसके सिर पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तो उस जगह तीरों की बारिश शुरू हो गई। वो तीर कहाँ से आ रहे थे और कौन उन्हें चला रहा था ये कुछ पता नहीं चल रहा था। खास बात ये थी कि उन तीरों पर जहर लगा था जो किसी भी इंसान को जान से मारने के लिए काफी था। ये देखते ही किशोरीलाल और विशाल फौरन वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर कभी उन्होंने जंगल की उस जमीन के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरी तरफ जंगल में देखा दोस्त, कैसा मजा चखाया मैंने इन लोगों को। ये लोग तुमसे तुम्हारा घर, ये जंगल कभी नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, ये वादा है मेरा। इतना कहकर राजू अपने घर के अंदर चला गया। वही पत्तों का घर जिसके जादू ने कभी अनाथ राजू की जिंदगी संवारी थी, और अब वही राजू पूरे जंगल का रक्षक बन गया था। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में एक खूबसूरत महल था जहाँ के राजा और रानी बड़े ही दयालु और निर्बल स्वभाव के थे। रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि एक कन्या उनके घर में जन्म ले, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा हमेशा से ही एक पुत्री की चाह में था। एक रोज रात को जब राजा और रानी खाना खाकर अपने महल के किनारे बनी नदी के पास टहल रहे थे तो उन्हें उस नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी जिसमें एक नवजात कन्या थी। उस नवजात कन्या को राजा रानी अपने साथ महल ले आए और राजा ने ऐलान किया, आज से ये कन्या हमारी पुत्री है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। परंपरा के अनुसार घर में छोटे शिशु का भविष्य जानने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया गया। उस कन्या को देख पुरोहित ने कहा, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि इस कन्या के कदम आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? रानी साहिबा, जैसे जैसे ये कन्या बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही आपके 7 लड़कों की मृत्यु भी होती जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुरोहित? एक छोटी सी कन्या के बारे में तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सिपाहियों, इस पुरोहित को महल से बाहर निकाल दो। राजा ने उस पुरोहित को महल से बाहर फेंकवा दिया और बेटी की चाह में पुरोहित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो लड़की साल भर की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को उस पुरोहित की बात याद आई। उसने तुरंत ही उस पुरोहित को बुलाने भेजा, लेकिन सेनापति एक दुखद समाचार लेकर महल में पहुंचा। महाराज, 10 दिन पहले ही उस पुरोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन सुना है उसका भाई घनश्याम दूसरे राज्य के महल में पुरोहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर हाजिर हो। घनश्याम पुरोहित सेनापति के साथ उस महल में पहुंचा। मेरे भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है, लेकिन इसका उपाय क्या है? अगर आपकी इस कन्या को आग के घेरे में बड़ा किया जाए तो आपके बेटों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रहे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। पंडित के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उस कन्या को एक घर के अंदर रखा गया जिसके बाहर आग का घेरा बना दिया गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब 7 लड़कों में बचे 6 लड़के भी बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े होने के कारण दुनिया से चल बसे। उन 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाल ली। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन को उस आग के घेरे से छुटकारा दें और उसका विवाह करके उसे खुशहाल जिंदगी जीने दें। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। चलो चलो अभी अपनी बहन के पास चलते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे। बहन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस 4 दीवारी से